माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। और प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को हम आज से लगभग 3 दिन पहले सूचित कर दिए थे कि आज आप लोगों का लाइव टेस्ट होने वाला है, वो भी जो पूरा प्रकाश चैप्टर है उसका, यानी कि फिजिक्स का जो पहला नंबर चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन और फिजिक्स का जो दूसरा नंबर चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, यह दोनों का हम एक साथ लाइव टेस्ट लेने वाले हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ लाइव टेस्ट ही नहीं प्यारे बच्चों, हम आपको क्वेश्चन बैंक का पूरा विश्लेषण कराएंगे। जब अभी हम यह लाइव क्लास ले रहे हैं, अभी कौन सा महीना है? मई है, समझ गए ना। आज कितना तारीख है? 5 मई है। अगर आप नहीं 10 मई है, अगर आप लोग को ध्यान हो तो आज बच्चों 10 मई है। और आपको पता है कि फरवरी में आप लोग का एग्जाम लिया गया था, फरवरी में 10वीं क्लास का एग्जाम लिया गया था। तो 2023 में फरवरी माह में जो मैट्रिक परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका पूरा विश्लेषण करेंगे कि आखिर कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, ताकि आप लोग के दिमाग में भी यह डाटा चला जाए कि वाकई में जो सर हमें पढ़ा रहे हैं क्या वह परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्या जितना सर पढ़ा दिए हैं उतना में से ही पूछेगा या फिर उससे भी बाहर प्रश्न आएगा। यह सब कुछ बच्चों आज के इस क्लास में आपको पता लग जाएगा। यदि आप लोग इस क्लास में शुरू से लेकर के अंत तक जुड़ते हैं तो आप लोग को सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन बैंक का हम विश्लेषण कराने वाले हैं। आप लोग यहां पर भी देख चुके हैं, साफ तौर से लिखा गया है पूरा प्रकाश चैप्टर, परीक्षा से पहले परीक्षा जैसी तैयारी। आप लोग के परीक्षा में भी 1 साल देरी है, लेकिन हम उसके पहले एकदम परीक्षा लेवल पर तैयारी करवा रहे हैं। जैसे अगर आपदा आ जाता है, किसी प्रकार का अग्निकांड, चाहे कोई भी बाढ़ सुखाड़ कुछ भी आपदा आता है ना, तो सरकार की तरफ से जारी कर दिया जाता है कि दिन रात काम करना है, एकदम युद्ध स्तर पर काम करना है। वैसे ही प्यारे बच्चों, हम लोग एकदम युद्ध स्तर पर अभी से ही तैयारी में लग चुके हैं और क्वेश्चन बैंक का पूरा विश्लेषण करेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा रहा है, उसे हम लोग अभी ही विश्लेषण कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। जो बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे छोटे भाई और हमारी छोटी बहन, सभी लोगों से हमारा यह रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप लोग ज्यादा से ज्यादा आज के इस क्लास को शेयर करिए। आज चूंकि लाइव टेस्ट है, जितना ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग का मनोबल बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा आप लोग को टेस्ट देने में मजा भी आएगा। तो इसलिए आप लोग खूब जम करके शेयर करिए बच्चों, बहुत जम करके शेयर करिए। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक करिए। कम से कम आज 1000 बच्चे जुड़ जाएं और कम से कम आज 1000 लाइक हो जाए, तब हम इस लाइव टेस्ट को स्टार्ट ही करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़िए। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके बच्चों करिए अपने इस बड़े भाई के लिए, क्योंकि आज का यह टेस्ट बहुत ही धमाकेदार होगा। जितना हम क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस आपको करवाएंगे ना, पर्याप्त होगा आपके परीक्षा के लिए। और अभी तो बस शुरुआत है बच्चों, अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरा युद्ध हमें जीतना है, समझ गए ना। अभी तो हम फिजिक्स के साथ बस शुरुआत किए हैं। और हाँ, साथ ही यह भी कहेंगे कि जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच 2024 में ज्वाइन नहीं हुए हैं, जल्दी से हो जाओ बबुआ, हो जाओ हमारे भाई, जल्दी से इस बैच में ज्वाइन हो जाओ। क्योंकि आपको पता है कि 2023 में ऑलरेडी टॉपर देने वाले टीचर आपके सामने खड़े हैं। और इसी हौसले के साथ, इसी विश्वास के साथ हम फिर से कह रहे हैं 2024 में भी अपना ही टॉपर आएगा। 2024 में भी टॉप 10 में 5 से ज्यादा बच्चे रहेंगे, इस बात का हम दावा करते हैं, समझ गए ना। तो इसलिए आप लोग इस टॉपर बैच को जरूर ज्वाइन करिए। और हाँ, हम जब टॉपर के लिए पढ़ाते हैं ना, तो कम से कम इतना तो कंफर्म है कि 470 480 90 नंबर प्लस जरूर आएगा। कम से कम आप लोगों को टॉपर वेरिफिकेशन तक तो हम पहुंचाएंगे, ये हमारी गारंटी है। टॉपर वेरिफिकेशन में आप भी जाएंगे, ये हमारी गारंटी है बच्चों। तो जल्दी जल्दी से आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, मात्र 999 का फी लगता है, पूरे साल भर पढ़ाई होगा बच्चों। तो जल्दी जल्दी से आप लोग ना क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, वाह। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे लगभग जुड़ चुके हैं। और शेयर करिए, लगभग 50 बच्चे अभी भी घट रहे हैं 1000 बच्चे पूरे होने में। तो आज कम से कम बच्चों ना ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए। कम से कम 1500 बच्चों का तो टारगेट आज हम लेकर के चले हैं, लेकिन शुरुआत कम से कम 1000 से करेंगे। तो फटाफट से शेयर करिए। अभी तक लाइक लगभग 50% बच्चे नहीं किए हैं। लगभग 1000 बच्चों में से ना 400-500 बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए। जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। और देखिए, सबसे पहले ना हम बच्चों चलेंगे 2023 में पूछे गए प्रश्न की ओर। जो प्रश्न बच्चों 2023 में पूछा गया था ना, उस प्रश्न की ओर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, चूंकि हम लोगों को इसका विश्लेषण करना है।
जो प्रश्न 2023 में पूछा गया है, सबसे पहले हम लोगों को वैसे प्रश्न का ही क्या करना है, विश्लेषण करना है। देखिए, आपको अंदाजा यहां से क्या लगाना है, पहले हम आपको बता देते हैं। आपको अंदाजा क्या लगाना है कि आखिर सर हमें जितना पढ़ा दिया, आखिर टारगेट बोर्ड पर हमारी जितनी पढ़ाई हुई, क्या परीक्षा में उतना में से ही पूछा जा रहा है या फिर उससे बाहर पूछा जा रहा है। क्योंकि 2023 जो कि लेटेस्ट है, अभी से 2-2.5 महीना पहले एग्जाम हुआ है, उससे भी कम, लगभग 2 महीना पहले, 1.5-2 महीना पहले एग्जाम हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो क्वेश्चन अभी हम आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, तो बताइए परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी मतलब बताए थे हम, अभिसारी मतलब एक बिंदु पर जमा होने वाला। तो एक अभिसारी किरण पुंज है जो समतल दर्पण पर आपतित हो रही है, तो बताइए परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, क्या वह भी अभिसारी होगा। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात ना, आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि दर्पण कौन सा है, समतल है रे भाई, दर्पण कौन सा है, समतल है। तो बताइए पहला का जवाब कौन सा होगा, पहला का सही जवाब कौन सा होगा, फटाफट से आप लोग बताइए। स्टैंड लाइए तो मोबाइल वाला, फटाफट से आप लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। हाँ, फटाफट से आप लोग बताइए। वाह, कितने बच्चे ए बता रहे हैं और कितने बच्चे बी बता रहे हैं। बी कितने बच्चों का है ये बता दीजिए हमें, बी कितने बच्चों का है। चूंकि आपको पता है ना कि दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण है, और आपको पता है कि समतल दर्पण में जैसे, मतलब कि जैसे आता है वैसे ही दिखाता है, यहां पर कोई अपवर्तन प्रवर्तन नहीं होता है, समतल दर्पण में हूबहू दिखाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब अभिसारी किरण है, तो जाहिर सी बात है कि समतल दर्पण में क्या हो जाएगा, अभिसारी ही हो जाएगा। पहला का बी नंबर ऑप्शन, कितना आसान सा प्रश्न है, देखिए। बस टेक्निकली आप लोग को बस सोचना है, समझ गए ना, कि उत्तल या अवतल रहता तब ना इधर उधर मुड़ता, लेकिन यहां पर कौन है, यहां पर तो सीधे सीधे समतल है, यहां पर सीधे सीधे समतल है बच्चों, तो आराम से अभिसारी है, तो अभिसारी ही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन जिन बच्चों का सही है उनका एकदम 100% सही जवाब है। चलिए, बहुत बढ़िया। लाइक और शेयर जम करके करते रहिएगा, जितना जबरदस्त तरीके से हो सके, जितना ज्यादा हो सके बच्चों, लाइक और शेयर होते रहना चाहिए। चलिए, दूसरा नंबर, यह सारे क्वेश्चन जो है ना 2023 में पूछे गए हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं। चलिए आगे बताइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, देखते हैं इसका जवाब कितने बच्चे सही बताते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बच्चों बताइए कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा, क्या दिक्कत हो गया अब। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बी नंबर ऑप्शन कितने बच्चों का है, बी नंबर नहीं सॉरी, सी नंबर, ए और बी दोनों। हाँ, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जल्दी जल्दी से बताइए तो। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए। अरे यार, बार बार स्टूडेंट लोग भी ना, कुछ लोग को ब्लॉक करने का होता है, बार बार अभी क्लास के टाइम में फोन करेगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जल्दी जल्दी से बताइए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है ना। कितने बच्चे काल्पनिक बता रहे हैं, कितने बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, जो बच्चे। सर आज मैथ का क्लास नहीं चलेगा क्या, 11th क्लास में क्या दिक्कत आ रहा है। थोड़ा सा बच्चों 11th क्लास का जो क्लास चल रहा है ना, उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है शायद। क्या दिक्कत हो रहा है।
चलिए कौन कौन से बच्चे हैं, हाँ बताइए। बी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं? जो बच्चे ना यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जल्दी जल्दी से बताइए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बिल्कुल सही है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, यह सारे 2023 वाले क्वेश्चन हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन बच्चों बताइए कितना होता है, समतल दर्पण द्वारा आवर्धन। आवर्धन हम बताए थे, बताइए। आवर्धन हम आपको बताए थे ना, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे तीसरा का ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो दर्पण कौन सा है? दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है, आपको हम बता चुके हैं ना कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, बताइए किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, जवाब क्या होगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। बताए हैं कि नहीं बताए हैं, देख लीजिए। यह सारे क्वेश्चन बच्चों 2023 में पूछा गया है, और कितना आसान आसान क्वेश्चन है ना, अंदाजा आप लोग लगा लीजिए यहीं से, ठीक है ना, यहीं से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह हो जाएगा अवतल दर्पण। उसके बाद बताइए पांचवा नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाए। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, और काल्पनिक मतलब आभासी, आप लोग जानते हैं वर्चुअल। तो बताइए अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु को कहां पर रखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आवर्धित और काल्पनिक बनेगा, यानी कि वस्तु से बड़ा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। फटाफट से बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाए। बच्चों जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए, फटाफट से आप लोग बता दीजिए, वस्तु को कहां रखा जाए, जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए। ठीक है ना, जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए वस्तु को कहां रखा जाए। आप लोग को हम चिन्ह क्या बताए थे, हम आपको किरण आरेख बताए थे, और आपको हम यह भी बताए थे कि अगर हम लोग वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, कहां पर, फोकस और ध्रुव के बीच में, ध्यान से सुनिए, फोकस और ध्रुव के बीच में। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आशीष कुमार, केशव कुमार, वर्षा, पंकज, कौशल, सुपर क्लासेस, ये युवराज, प्रिंस, चलिए वाह क्या बात है, सबका एकदम सही जवाब है। फोकस और ध्रुव के बीच यदि हम लोग वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आवर्धित और काल्पनिक बनेगा। ठीक है ना, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो। चलिए उसके बाद छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिए, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। ठीक है ना, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बच्चों 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। गोलीय में चाहे तो अवतल आएगा, चाहे तो उत्तल आएगा, गोलीय में चाहे अवतल आएगा चाहे उत्तल आएगा। ठीक है ना, तो बताइए कि दर्पण कौन सा है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह दर्पण, जाहिर सी बात है कि सबसे पहला बात कि पॉजिटिव में वैल्यू है। अब देखना है आपको कि आखिर धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर प्यारे बच्चों ऋणात्मक रहता तो अवतल हो जाता, लेकिन धनात्मक है तो धनात्मक में क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। सारे बच्चों का एकदम सही है। ए हर्ष कुमार कौन है, ए नंबर बता रहा है। जय श्री सी बता रही है, बिल्कुल गलत जवाब है। अंशु कुमार ये बता रहा है, बिल्कुल गलत जवाब है। अंशु कुमार जो ये बता रहा है ना, बिल्कुल गलत जवाब है। बी नंबर ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। बी नंबर ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल सही है। बी नंबर ऑप्शन जितने बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, या गोलीय दर्पण किस प्रकार का है, उत्तल है। आप लोग को बताए थे हम, उत्तल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दर्पण सूत्र कौन सा है। दर्पण सूत्र क्या होता है बताइए। दर्पण सूत्र बच्चों क्या होता है, दर्पण सूत्र बताइए क्या होता है। सभी बच्चों को पता होगा दर्पण सूत्र क्या होता है, जो बताइए। ठीक है ना, बताइए। वाह क्या बात है। हम्म?
दर्पण सूत्र कौन सा होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बताइए कौन सा सूत्र होता है भाई? इस सूत्र को क्या कहते हैं? इसी सूत्र को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। इसी सूत्र को तो दर्पण सूत्र बोला जाता है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वह दर्पण कौन सा है? बताइए किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, यानी कि आभासी बन सकता है। देखिए आभासी बनने के लिए तो समतल दर्पण में तो काल्पनिक आभासी बनता है, आपको पता है। उत्तल में भी आभासी बन सकता है और अवतल में भी आभासी बन सकता है। जवाब होगा बच्चों डी नंबर ऑप्शन। जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उत्तल हो चाहे अवतल हो चाहे समतल हो, सब में आभासी बन सकता है। ठीक है ना, सब में आभासी बन सकता है। बताइए क्लियर हो गया? सब में आभासी बन सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन से पूछा गया था 2023 ईस्वी में। ध्यान से समझिएगा, 2023 का जो एग्जाम हुआ प्यारे बच्चों, लेटेस्ट में अभी जो 2023 का एग्जाम हुआ, उसमें टोटल 8 क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 8 क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश का परावर्तन से, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से टोटल 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि अगर पहला चैप्टर सिर्फ कंप्लीट करके जाते हैं प्रकाश का परावर्तन वाला, तो आपका कम से कम 8 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा। इससे यह तो पता चल गया, ठीक है ना, 8 नंबर कंफर्म हो जाएगा। पहला से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है दूसरा नंबर चैप्टर से। चलिए दूसरा नंबर चैप्टर में चलते हैं और देखते हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन चैप्टर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है, उसमें से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो 8 नंबर तो कंफर्म हुआ ना। 8 में से कितने बच्चों का कितना सही हुआ है, जरा एक बार एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा। 8 में से कितना सही हुआ है बच्चों, एकदम ईमानदारी के साथ बताइए। 8 में से 8 किनका सही हुआ है, जल्दी से बताइए। 8 में से 8 किनका सही सही हुआ है, एकदम जल्दी, एकदम ईमानदारी के साथ बताइए। 8 में 8 किनका सही हुआ है, फटाफट से बताइए। चलिए फटाफट से बताइए, 8 में 8 किनका सही हुआ है? वाह, अधिकांश बच्चों का। एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा, शर्माना नहीं है कि हम बता देंगे 6 तो हमको बेइज्जती हो जाएगा, ये नहीं, एकदम ईमानदारी के साथ। और जिस क्वेश्चन में आप लोगों को गलती हुआ, उस क्वेश्चन को अभी इसी वक्त कॉपी पर नोट करिए। ठीक है ना, अभी बच्चों इसी वक्त कॉपी पर नोट करिए और उसको कम से कम दिन भर में 3 4 5 बार याद कर लीजिए। ठीक है ना, याद गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिन बच्चों का 8 में 8 हुआ है उनको तो भाई एकदम 100% मार्क्स है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि बोर्ड लेवल का क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग 8 में 8 सॉल्व कर चुके हैं। अगर कहीं पर दिक्कत है, अगर कहीं पर प्यारे बच्चों दिक्कत है, तो उसको अभी के अभी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, तो पहला चैप्टर समाप्त। अब चलते हैं दूसरा, प्रकाश का जो अपवर्तन चैप्टर है। यहां से 2023 में कितने प्रश्न पूछे गए, किस लेवल के प्रश्न पूछे गए, हम लोग जरा इस चीज को देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। यह तो एकदम आसान सा क्वेश्चन देखिए 2023 परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2023 में ही नहीं बच्चों, इसके पहले भी कई एक बार यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। आगे जब हम लोग चलेंगे ना तो आपको बताएंगे कि कितना बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो जवाब क्या हो जाएगा, प्रकाश का चाहे प्रवर्तन हो चाहे प्रकाश का अपवर्तन हो, इसका 2 ही तो नियम होता है ना, तो बिल्कुल 2 नियम हो जाएगा। चलिए हो गया, चलिए हो गया, और कोई दिक्कत? एक बार ना बच्चों आप लोग शेयर कर दीजिए, एक बार सारे बच्चे शेयर कर दीजिए, सारे बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए ना, जल्दी जल्दी से लाइक करिए। ठीक है, जल्दी से लाइक करिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक और शेयर करिए, जल्दी जल्दी से बच्चों। हाँ, अभी तक ना आप लोग, बहुत सारे बच्चे अभी तक ऐसे हैं जो लाइक नहीं किए हैं, जबकि हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। फटाफट से आप लोग लाइक और शेयर करिए। और चलिए बताइए अब आप लोग दूसरा नंबर, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा हल्का क्वेश्चन है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अपवर्तनांक का मान बच्चों क्या होता है, जल्दी जल्दी से बताइए। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। हम यहां पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि चारों ऑप्शन गलत है। हम यहां पर जानकारी के लिए बता दें कि चारों ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। सही आंसर क्या होगा, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है बच्चों, आपको याद होगा।
साइन आई बटे साइन आर होता है, ठीक है ना। अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। यह बात आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए, साइन आई बटे साइन आर होता है। चलिए तीसरा नंबर बता दीजिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा, बताइए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है ना, डी ऑप्शन। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न 2023 में पूछा गया था। देखिएगा कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अभी तक 2023 वाला बता चुके हैं, कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है, देख रहे हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर क्या होता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना बार हम आपको बताए हैं एम बराबर बच्चों क्या होता है, भी बटे यू होता है। कितना बार आपको हम बताए हैं एम बराबर क्या होता है, भी बटे यू होता है। बताइए, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, हमें तो लगता है कि इसमें 100% आपको आना चाहिए एकदम सही जवाब। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं, हीरे हो जाएगा बच्चों, यहां पर हीरे कर लीजिएगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, बताइए। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो बताइए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। कितने बच्चों को हम बता चुके हैं, बताइए। अभी तक हम बहुत सारे बच्चों को बता चुके हैं, कितनी बार बता चुके हैं कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। कितना आसान क्वेश्चन है, बताइए। आप लोग को लग रहा होगा कि जब हम लोग का परीक्षा हो तो इतना ही हल्का हल्का क्वेश्चन पूछे, कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है। सभी को ऐसा लग रहा होगा ना कि सर जब हमारे एग्जाम हो ना तो इसने इसने एकदम क्वेश्चन पूछ दे तो कितना बढ़िया रहेगा हमारे लिए, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए कितना आसान है, अपसारी लेंस किसको कहते हैं, आपको पता है। उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी कहते हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा बच्चों। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। सारे बच्चों का एकदम सही है, सारे बच्चों का एकदम सही जवाब है। मुझे भी लग रहा है सर कि इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछे, अरे वाह क्या बात है। हम्म, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण किधर मुड़ जाती है। बताए थे कि सब सघन से विरल में जाता है तो प्रकाश अविलंब से दूर हटता है कि नजदीक, और जब विरल से सघन में जाता है तो नजदीक आता है कि दूर हटता है। बताए थे ना हम आपको, तो बताइए जब विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ेगा कि अविलंब से दूर जाएगा। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। जब बच्चों विरल से सघन में जाएगा तो आपको पता है कि अविलंब की ओर मुड़ जाता है। विरल से जब सघन में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है, आपको पता नहीं था, आपको पता है ना। विरल से जब सघन में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है। उसके बाद आठवां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बताइए फटाफट से, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अरे भाई ये सब भी बताने का आवश्यकता है क्या, ये सब भी आप लोग को बताने का आवश्यकता है। पता नहीं कितनी बार हम रिपीट किए होंगे, कितनी बार बताए होंगे कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जवाब में आ जाएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि बच्चों हम आपको बताए थे इस प्रकार से यहां पर उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है। अगर फोकस दूरी इधर रहे तो यह माइनस में होगा, अगर इधर रहे तो यह प्लस में होगा। बताए थे कि नहीं बताए थे। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। कितना आसान सा सवाल है बताइए, एकदम आसान प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है। यानी कि क्वेश्चन को सिर्फ उटपटांग तरीके से भले पूछा हो, लेकिन सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है। धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, उत्तल लेंस की कि अवतल उत्तल लेंस की सॉरी उत्तल लेंस की कि उत्तल दर्पण की कि अवतल दर्पण की कि ए और बी दोनों हो जाएगा। बताइए उत्तल लेंस की कि उत्तल दर्पण की कि अवतल दर्पण की कि ए और बी दोनों। सही जवाब कौन सा होगा, देखते हैं इसका सही जवाब कितने बच्चे दे पाते हैं। सही जवाब इसका बताइए 9वां नंबर क्वेश्चन का। और आप लोग सिर्फ ए बी सी डी मत लिखिएगा, बहुत सारे बच्चे ना जब कमेंट कर रहे हैं तो लिख रहे हैं ए बस ऐसे करके लिख रहे हैं। नहीं ऐसे लिखिए, 9वां का सर ए होगा, इस तरीके से लिखिए ताकि हमें पता चले कि आखिर किस प्रश्न का जवाब आप लोग बता रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना आगे पीछे जवाब बताते हैं, कुछ बच्चे 9वां का जवाब बताते हैं तो कुछ 8वां का ही बताते रहते हैं। तो इसलिए ना आप लोग क्वेश्चन नंबर आगे जरूर दर्शा दीजिए ताकि हमें पढ़ने में सुविधा हो जाए। तो फटाफट से बताइए 9वां नंबर क्वेश्चन का जवाब।
और बच्चों आज लाइक और शेयर जम करके करते रहिए, शेयर और लाइक होते रहना चाहिए, आज शेयर रुकना नहीं चाहिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए आज, समझ गए ना, शेयर जम करके करते रहिए। और 9वां का जवाब बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ बच्चे ए भी बता रहे हैं, जबकि बच्चों यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। क्योंकि आपको पता है कि उत्तल लेंस में भी और उत्तल दर्पण में भी हमेशा क्या होता है, फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्या होता है, फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस एफ हो जाएगा। उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। आपतन कोण जिसको आई बोलते हैं और अपवर्तन कोण जिसको आर बोलते हैं, तो बताइए आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, फटाफट से बता दीजिए। आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है बच्चों, जल्दी जल्दी से बताइए। आपको पता है ना आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण आई होता है और अपवर्तन कोण आर होता है, तो आई बड़ा होता है आर से। आपको बताया है कि नहीं बताए हैं, यानी कि नहीं, सॉरी, आई छोटा होता है आर से, ठीक है ना। आई जो होता है बच्चों छोटा होता है, इस तरीके से लिख दीजिए, आई जो होता है ना छोटा होता है आर से, आप लिख सकते हैं आर ग्रेटर देन आई, इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, जैसे भी मन हो लिख सकते हैं। तो अपना जवाब क्या हो जाएगा बताइए, तो जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा ना, 10वां का सी नंबर ऑप्शन, 10वां का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है बताइए, 10वां का सी नंबर ऑप्शन, बहुत सारे बच्चों का एकदम सही जवाब आ रहा है, 10वां का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों 11वां नंबर क्वेश्चन जो कि सबसे लास्ट है, कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है बताइए, ये क्वेश्चन में हम कितना बार रिपीट कर चुके हैं। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, आपको पता है कि सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से, बी ऑप्शन सही होगा, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। यानी कुल मिलाकर के बच्चों प्रकाश चैप्टर से पहला नंबर चैप्टर, अगर हम बात कर ले चैप्टर वन से पूछा गया था 8 क्वेश्चन और चैप्टर 2 से 11 क्वेश्चन। अगर टोटल बात कर लिया जाए, अगर टोटल बात कर लें तो 11 8 19 नंबर का ना सिर्फ पहला दूसरा नंबर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल 19 नंबर। बताइए 11 में से कितना सही हुआ, 11 में से कितना नंबर आपका आ सकता है बताइए, 11 में 11 किनका सही हुआ ये भी बता दीजिए। और जिस क्वेश्चन में आपका गलती हुआ है, मिस्टेक हुआ है ना, उसको अभी कॉपी पर लिखिए, आस्कत मत करिए कि बाद में लिख लेंगे, अभी बच्चों अभी कॉपी पर लिखिए, ठीक है ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। आपको दोहा अच्छे से याद है कबीरदास जी का, तो इसलिए ना अभी आप लोग लिखिए कि जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसे हम दिन भर में कम से कम 10 बार रटेंगे, बार बार रटेंगे, ताकि वो दोबारा हमें गलती ना हो जाए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 10 सही हुआ है, कुछ बच्चों का 9 सही हुआ है, कुछ बच्चों का 7 8 सही हुआ है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्कोर है। 7 8 9 भी कर रहे हैं ना, तो 11 में 9 अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन हम चाहते हैं कि 11 में 11 आपका सही हो। जब हम दोबारा इसी चैप्टर का टेस्ट लें तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन का जवाब गलत नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। जब दोबारा हम इसी चैप्टर का टेस्ट लें तो फिर बच्चों गलत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत होगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, 100% सही होना चाहिए, ठीक है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल अगर प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो आपका 19 नंबर तो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब लगभग बच्चों 20 नंबर का सवाल सिर्फ यही 2 चैप्टर से पूछा जाता है, समझ लीजिए लगभग 20 नंबर आपका कंप्लीट करवा चुके हैं। फिजिक्स में कितना नंबर का परीक्षा होता है, 80 नंबर का परीक्षा होता है ना, फिजिक्स में 80 नंबर का परीक्षा होता है, जिसमें 20 नंबर हम ऑलरेडी आपका कंप्लीट करवा दिए, सोच लीजिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर सिलेबस, एक बच्चा रात में आज ना 2 बजे मैसेज किया था कि सर सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम उसको बोल दिए हैं, मैसेज कर दिए हैं कि हमारे मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो हम दुगना नहीं 5 गुना तक तुमको हम रिटर्न करने के लिए तैयार हैं। और रिटर्न कर देने से क्या हमारा सिलेबस आगे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन भरोसा रख सकते हो ना अपने इस बड़े भाई पर। अरे बड़े भाई कहा है आपने और हमने भी कहा है आपको छोटा भाई, तो कुछ तो अपना फर्ज होगा, कुछ तो अपना कर्तव्य होगा, उस कर्तव्य को तो हम निभा सकते हैं और जरूर निभाएंगे, आप लोग चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए तो 20 नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं बच्चों 2023 के पहले जो प्रश्न पूछा गया है जरा उस पर भी एक नजर हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले ना कुछ सब्जेक्टिव के बारे में हम आपको बता देते हैं, कुछ सब्जेक्टिव के बारे में हम आपको बता दें जो कि 2023 में ही पूछा गया था।
2023 में देखिए सब्जेक्टिव पूछा गया था 2 नंबर वाला, कितना आसान सा प्रश्न पूछा गया था ना, आप लोग देख लीजिए। एक लेंस में प्रकाश किरण किस प्रकार गमन करती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लेंस में प्रकाश किरण किस प्रकार गमन करती है। एक लेंस में प्रकाश किरण किस प्रकार गमन करती है, किस प्रकार गमन करती है। किरण आरेख खींचे, किरण आरेख खींचने के लिए दिया गया था, किस प्रकार गमन करती है। किरण आरेख बच्चों खींचने के लिए दिया गया था। अब कितना आसान सा प्रश्न है, आपको हम 1000 बार समझाए हैं कि यदि उत्तल रहे तो इस प्रकार से दर्शा दीजिए, ठीक है ना। उत्तल रहे तो बस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दर्पण का नाम रख दीजिए एम एम डैश, यहाँ पर बीच में ओ हो गया, यहाँ पर फोकस एफ हो गया, इधर भी फोकस एफ दर्शा दीजिए, बस अब हो गया उत्तल लेंस का किरण आरेख। अवतल लेंस में करना था, कुछ करना है, इस तरीके से अवतल लेंस बनाइए, प्रधान अक्ष बनाइए, यहां से प्रकाश की किरण आएगा इधर जाएगा, यहां से प्रकाश का किरण आएगा इधर जाएगा, और डॉट 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 से पीछे मिला दीजिए, बस यहां पर अपना हो गया एफ, यहां पर हो गया ओ, ये हो गया, ये हो गया, माना कि एम एम डैश एक अवतल लेंस है। देख लीजिए हो गया। पूछा था एक लेंस में प्रकाश किरण किस प्रकार गमन करती है। एक लेंस में प्रकाश किरण किस प्रकार गमन करती है, इसका किरण आरेख खींचे। देखिए कितना आसानी से किरण आरेख खींचा गया। कोई दिक्कत हुआ? दिक्कत कैसे होगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में ही, या 2023 में पूछा गया था, कितना आसान क्वेश्चन है। और 2023 में ही बच्चों दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। यह 2 क्वेश्चन पूछा गया था 2023 परीक्षा में। कितना आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा कि आपसे नहीं बनेगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम फिर से ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, चूंकि आप लोग का टेस्ट लेना है ना, तो हम टेस्ट वाले सेक्शन में चलते हैं। और बताइए फिर से यहाँ पर, और बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पर लगता है कि बाहर निकले हैं, जल्दी जल्दी से भाई जुड़ जाओ। चलिए फटाफट से बता दीजिए, फिर से एक बार क्लास को शेयर हो जाना चाहिए बच्चों, फिर से एक बार क्लास ना शेयर हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी से शेयर करिए। और बताइए पहला नंबर क्वेश्चन कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है। बताइए किसी भी दूरी पर वस्तु है लेकिन प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो रहा है, तो बताइए दर्पण कौन सा है। 2023 तक का तो बता दिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, अक्सर ना एक साल बीट करके क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे 2022 में पूछा तो 2023 में नहीं पूछा, चांस है कि 2024 में पूछ देगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, कितने बच्चे सही जवाब दे पाएंगे। डी ऑप्शन, जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, या तो समतल या तो उत्तल। ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन सही होगा, या तो समतल या तो उत्तल। जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं ना पहला का, बिल्कुल बच्चों आप लोग का सही जवाब है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है। यह 2017 में भी पूछा है और 2020 में भी पूछा है। तो बताइए प्रकाश की किरणें किधर गमन करती है। जवाब हो जाएगा अपना सीधी रेखा में गमन करती है। आपको पता है ना प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कितना आसान सा प्रश्न है, बड़े आराम से आप लोग बना लेंगे ना। कितना आसान सा प्रश्न है, तुरंत आप लोग से बन जाएगा। तो दूसरा का ए ऑप्शन सही होगा। अच्छा चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक जरूरी सूचना बता दें कि प्यारे बच्चों कल ध्यान से समझ लीजिए, कल सुबह 9 बजे जब एप्लीकेशन का टाइम होता है ना, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे हम हिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री का हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल सुबह 9 बजे हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल चूंकि यह जो समय है सुबह 9 बजे वाला, यह एप्लीकेशन का टाइम है, हम इस समय एप्लीकेशन पर क्लास लेते हैं। चूंकि कल हिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर शुरू होगा, इसलिए दूसरा नंबर चैप्टर का जो सबसे पहला क्लास होगा, सिर्फ पहला क्लास जो होगा वो बच्चों यूट्यूब, ध्यान से समझिएगा, वो यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों जगह पर लाइव होगा। सिर्फ पहला क्लास जो इंट्रोडक्शन क्लास होगा, सिर्फ पहला क्लास, बाकी दूसरा क्लास से सिर्फ एप्लीकेशन पर चलेगा। दूसरा क्लास से सिर्फ एप्लीकेशन पर चलेगा। सिर्फ बच्चों को यह बताने के लिए हम यूट्यूब पर ले रहे हैं कि भाई हिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर शुरू हो गया है, जिन बच्चों को पढ़ना है एप्लीकेशन पर डेली आइए, ठीक है ना। सिर्फ यह बताने के लिए हम यूट्यूब पर भी क्लास ले रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ पहला क्लास, सिर्फ कल वाला क्लास दोनों जगह चलेगा, बाकी परसों से सिर्फ एप्लीकेशन पर चलेगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। कल हम दूसरा क्लास शुरू करने जा रहे हैं, दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर हिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर शुरू करिए जाए, शुरू करिए। तो हम चलिए भाई दूसरा नंबर चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। कल 9 बजे सारे बच्चे जुड़ जाइएगा, 9 बजे कल सारे बच्चे जुड़ जाइएगा, ठीक है ना।
प्रकाश की किरणें गमन करती है टेढ़ी, अरे भाई सीधी रेखा में होगा ना, है? सूर्य का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है बताइए, या तो समतल या तो तल, बिल्कुल सही है। हाँ? सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें? चलिए सही है, आगे बताइए। प्रकाश, क्या कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, यह 2015 में और 2020 में दोनों वर्ष पूछा गया है, बताइए सही जवाब कौन सा होगा? फटाफट से बताइए, दो होगा ना, तीसरा का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है, तीसरा का बी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रवर्तन के कितने प्रवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, बस क्वेश्चन को उलट करके पूछ दिया है कि बताइए प्रवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो बच्चों बताइए प्रवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपको पता है कि आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, ए ऑप्शन सही होगा, चौथा का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद पांचवा नंबर बता दीजिए, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा है? प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का, यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। एकदम फास्ट बताइए, जैसे ही क्वेश्चन देखिए जवाब तुरंत बताइए, और कम से कम ना क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, कितना नंबर क्वेश्चन में हम गड़बड़ा गए हैं, इतना नंबर क्वेश्चन हमको याद नहीं हुआ, तो ये सब ना कम से कम आप जरूर लिख लिया करिए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन बताइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जल्दी से बता दीजिए। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यह 2015 और 2016 का क्वेश्चन है। आपको पता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है बच्चों कैसा होता है? वास्तविक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। छठा का कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन ही होगा ना, छठा का ए ऑप्शन ही होगा ना। कंफ्यूजन है थोड़ा सा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दोनों होता है क्या? फटाफट से बताइए कौन सा होगा? काल्पनिक होते हैं ना, हमारे ख्याल से काल्पनिक हो जाएगा, इसका वास्तविक तो कोई एंगल से हमें नहीं लग रहा है कि होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है बच्चों, ये वाला बी ऑप्शन सही हो सकता है, बी ऑप्शन सही हो सकता है इसका, देख लीजिए, तो बी ऑप्शन ही होगा ना, बताइए तो एक बार जल्दी से कमेंट करके। बी ऑप्शन ही होगा ना, 6 का बी ऑप्शन ही होगा ना, 6 का बी ऑप्शन ही होगा ना, आप लोग बता दीजिए, 6 का बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना, काल्पनिक होता है, छठा का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग फटाफट से। बी ऑप्शन होगा बच्चों, ए ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, जो बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल गलत जवाब है। हम्म क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है? आपको बता चुके हैं कि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सही है। चलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी बता दीजिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत की, शून्य की, 100 सेंटीमीटर की, 50 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, कहां से होती है? अनंत होती है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं 100% उनका सही जवाब है। चलिए आठवां नंबर बता दीजिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने? देखिए किसका यूज आ गया? किरण आरेख का, इसलिए हम आपको किरण आरेख बताते थे ना कि बार बार यूज आएगा इसका। और देखिए 2021 परीक्षा में यह पूछा गया है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो जवाब क्या हो जाएगा? उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का। सबसे मुख्य चीज आप यहां पर देख लीजिए, समान आकार का, यानी कि जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। यह तभी संभव हो सकता है जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो वक्रता केंद्र देखिए ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो सी ऑप्शन सही होगा बच्चों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो एकदम समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, दूसरी बात उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। अगला बताइए, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब
उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है बताइए। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हासित, किनमें से कोई नहीं। 9वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट से, सारे बच्चे जल्दी जल्दी से बताइए। 9वां नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब बच्चों बताइए कैसा होता है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सारे बच्चे बताएंगे कि सर सीधा और हासित होता है। सीधा और हासित मतलब होता है छोटा, ध्यान रखिएगा। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, आवर्धित मतलब होता है बच्चों बड़ा, और हासित मतलब होता है छोटा, ठीक है ना। हासित मतलब क्या होता है? छोटा। आपको हम ऐसे भी बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, बाकी अवतल में बड़ा बनता है और समतल में तो वस्तु के बराबर बनता है। तो यहां पर सीधा और हासित हो जाएगा। बताइए सही हो रहा है? हम्म, हो रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? चलिए सीधा और हासित हो गया। अब बताइए दर्पण का सूत्र क्या है? यह देखिए 2021 परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन कितना आसान सा प्रश्न है। 1/v+1/u बराबर 1/f। कितना आसान सा प्रश्न है, एकदम आसान है। चलिए अगला बता दीजिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? यह देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, बार बार हम आपको बताए थे। और यह 2011 में, 2015 में, 2016 में, 2021 में 4-4 साल पूछा है। और जवाब क्या हो जाएगा? चूंकि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बड़ा आकार का दिखे। हैं? बताइए, आप लोग का दाढ़ी छोटा छोटा भी रहेगा, सैलूनमा में घुसिएगा तो देखने में बड़ा लगेगा। लगेगा कि यार दाढ़ी बढ़ गया है। तो क्यों? क्योंकि उसमें अवतल दर्पण है। लेकिन आमतौर पर ना समतल दर्पण ही लगा करके रखता है सब लोग, लेकिन अवतल दर्पण में दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग होता है। चलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला बता दीजिए, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा है? देखिए साइड मिरर नहीं कह रहा है बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे ही देखे कि किसी कार में, अच्छा कार में, अरे भाई कार के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अग्रदीप पूछ रहा है, यानी कि दोनों हेडलाइट के बारे में पूछ रहा है। तो बताइए हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ए ऑप्शन सही होगा। अगर आपसे पूछा जाए साइड मिरर के रूप में, अगर आपसे पूछा जाए कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो साइड मिरर में उत्तल हो जाएगा, साइड मिरर में उत्तल हो जाएगा। लेकिन अग्रदीप पूछ रहा है हेडलाइट, अग्रदीप मतलब होता है हेडलाइट, तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग हो जाएगा। बताइए क्लियर है? चलिए गिनती करके रखिएगा कितना गलत कितना सही हो रहा है। आगे बता दीजिए आप लोग, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है? पश्च दृश्य यानी कि पिछला दृश्य देखने के लिए। अब गाड़ी आगे चलाता है ड्राइवर, तो पिछला वाला दृश्य देखना होता है तो गाड़ी के साइड मिरर का प्रयोग करता है, जो बगल में जो लगा रहता है दर्पण। और बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो जाहिर सी बात है जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। 13 का ए ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 13 का ए बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है। 13 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बता दीजिए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब की दूरी कहां से ली जाती है? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, दर्पण के सामने अगर कोई बिंब मतलब वस्तु रखा गया है तो वह धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? देखिए दर्पण के सामने अगर रखा गया है ना बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा बताइए? धनात्मक ऋणात्मक। चूंकि दर्पण के सामने रखा गया है यानी कि दर्पण के बाईं साइड है, और जब बाईं साइड रहेगा तो ऋणात्मक होगा, जब दाईं साइड रहेगा तो धनात्मक होगा। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो 14 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऋणात्मक। बताइए सही जवाब हुआ या फिर गलत जवाब हुआ? बताइए यहां तक सारे बच्चे समझ गए? अब कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कितना फिर आसान प्रश्न आ गया। अवतल दर्पण के बारे में पढ़े थे कि ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण के बारे में क्या पढ़े थे? धनात्मक होता है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण। बी ऑप्शन सही होगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। यह क्वेश्चन 2019 का है, 2019 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यदि कोई बिंब, बिंब मतलब वस्तु होता है, तो यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब जो है बच्चों वो आवर्धन है, प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है? ऋणात्मक है। चलो भाई अच्छी बात है।
आवर्धन ऋणात्मक हुआ तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति हो जाएगा बच्चों वास्तविक और उल्टा। ए ऑप्शन सही जवाब होगा। एकदम 2018 का प्रश्न है। आवर्धन हम आपको बता चुके हैं, आवर्धन में ऋणात्मक मान आए, धनात्मक मान आए, सब हम आपको एकदम बता चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो जवाब कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं ए नंबर ऑप्शन, बहुत सारे बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? जो दंत विशेषज्ञ होता है, जो दांत के डॉक्टर होता है, वो मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेगा जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? और बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? सॉरी, अवतल दर्पण में बनता है। तो जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। मजा आ रहा है ना क्लास में? जल्दी जल्दी से कमेंट करिए यस सर, यस सर। थोड़ा फास्ट चलते हैं अब, मजा आ रहा है ना? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या मापने की जरूरत है? देखिए प्यारे बच्चों, अगर दर्पण की फोकस दूरी निकालना है तो उसके लिए हमको दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी निकालना होगा, और दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, यानी कि दर्पण से पर्दा का बीच की दूरी कितना है और दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी कितना है, दोनों हमें निकालना होगा ना, तब फोकस दूरी निकलेगा। तो जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? याद रहेगा? क्लियर हो जाएगा ना? चलिए बहुत बढ़िया। सारे बच्चे लाइक कर दीजिए, अभी तक बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक करिए। ठीक है, चलिए आगे। गोलीय दर्पण की प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण की प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, या फिर कह सकते हैं कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? तो दर्पण का द्वारक कहते हैं। दोनों में से कोई भी जवाब आप लोग बता सकते हैं। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? अब आपको पता है वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर 32 सेंटीमीटर है। f बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? r बटा 2 होता है, यानी कि 32 बटा 2 हो जाएगा, कट जाएगा 16, यानी कि 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। देख लीजिए। अच्छा, अभी अभी टिक मत लगाइए, अभी पहले ये देख लीजिए कि दर्पण कौन सा है। दर्पण यहाँ पर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है बच्चों, तब यह जो मान होगा ना प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर सिर्फ यहां पर उत्तल के जगह पर अवतल कर दिया जाए तो जवाब इसका आ जाएगा माइनस 16 सेंटीमीटर। समझ गए ना? अगर अवतल दर्पण रहता तो जवाब -16, अगर उत्तल दर्पण है तो जवाब +16। चूंकि आपको पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, यह बात पता है ना? तो यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जवाब हो जाएगा +16 सेंटीमीटर। चलिए अगला। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? वही दाढ़ी हजामत, तो अवतल हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला बता दीजिए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा उल्टा दोनों होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब, जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, कोई भी काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, हमेशा सीधा बनता है। तो जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से जवाब बताइएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। अगला बता दीजिए। गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? फोकसांतर कहने का मतलब f हो गया और वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब r हो गया। आपको पता है f बराबर r बटा 2 होता है, r बराबर 2f हो जाएगा, r बराबर 2f हो जाएगा। देखिए r बराबर 2f, यहां पर ए ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और बड़ा है। यानी कि कोई वस्तु है, अवतल दर्पण में जब उसका प्रतिबिंब बनता है तो वह काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। तो वस्तु बताइए कहां पर रखा गया है? फिर से किरण आरेख से क्वेश्चन है। किरण आरेख देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? क्या 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 कह रहा है कि आभासी है, सीधा है और बड़ा है। आभासी और सीधा और बड़ा है तो ध्रुव और फोकस के बीच में होना चाहिए। ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, ध्रुव और फोकस, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। देखिए डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला बता दीजिए। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? देखिए दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, या तो समतल में भी हो जाएगा या तो उत्तल में भी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग साइड मिरर में जानते हैं ना, साइड मिरर में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो जवाब या तो समतल या तो उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। देख लीजिए डी हो जाएगा।
ठीक है ना। या फिर इस क्वेश्चन पूछने का एक दूसरा तरीका भी होता है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है। आपको पता है कि आभासी प्रतिबिंब जब भी बनता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो वो सीधा बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब या तो उत्तल या तो समतल। या फिर क्वेश्चन है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो या तो समतल या तो उत्तल। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बता दीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। आपको पता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। टोटल 49 क्वेश्चन है बच्चों, 49 क्वेश्चन हम लोग तुरंत खत्म करेंगे। चलिए 27वां बता दीजिए, मात्र अब 19-20 क्वेश्चन और बच गया है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसका बनता है, तो उत्तल का बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल का बनता है। चलिए अब बताइए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से ज्यादा होता है कि कम होता है। देखिए लिखने के लिए तो हम दोनों में लिखते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखते हैं ना, यह हो गया निर्वात में, और वायु में भी हम इतना ही लिखते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि निर्वात में ज्यादा होता है, तो निर्वात में ज्यादा होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, तो निर्वात की अपेक्षा कम होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। वायु में कम होता है ना, तो वायु में ही पूछ रहा है ना, निर्वात की अपेक्षा तो कम होता है। 28 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है। तो प्रकाश की चाल आपको पता है कि प्रकाश का चाल कांच में अलग होता है, जल में अलग होता है, वायु में अलग होता है, निर्वात में अलग होता है, हीरा में अलग होता है। समझ में आया। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब 100% सही है। चलिए अगला बता दीजिए, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। 2021 का क्वेश्चन है बच्चों, 2021 में पूछा गया है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई पड़ता है। पानी में रखा गया जो डंटा होता है वो हल्का टेढ़ा दिखाई पड़ता है, बाल्टी में रखा गया सिक्का हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। यह सब घटना किसके कारण होता है, यह सब घटना होता है अपवर्तन के कारण। आपको पता है सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला बता दीजिए 31, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। देखिए बच्चों आवर्धन का एसआई मात्रक, आपको पता है कि आवर्धन जो होता है ना वह मात्रक विहीन राशि होती है। आपको बताए थे आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। यह क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, पूछा गया था। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत जवाब बना करके आए थे, हमें आज तक याद है बहुत बच्चे इसका जवाब गलत दे करके आए थे, कुछ ना कुछ दे दिए थे, जबकि इसका हो जाएगा मात्रक विहीन। ठीक है ना, आवर्धन मात्रक विहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अगला बता दीजिए, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में फोकस कितना होता है, दो ही फोकस होता है ना। ये लेंस हो गया, एक फोकस इधर होता है, एक फोकस इधर होता है, यानी कि दो फोकस होता है। ए ऑप्शन सही होगा, 32 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है बताइए। आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर एम, आवर्धन एम बराबर क्या होता है, V बटा यू होता है लेंस में, आपको बता चुके हैं, ये हो जाएगा। अगर वही आपसे पूछ दे कि दर्पण में आवर्धन बराबर क्या होता है, तो दर्पण में -V बटा यू हो जाएगा, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। 2013 में भी पूछा है और 2021 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला बता दीजिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा। साइन आई बटे साइन आर होगा ना। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर बच्चों क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, पढ़ाए थे। अच्छा बताइए इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं, कौन सा नियम कहते हैं, बता दीजिए किस नियम को। हाँ इस नियम को क्या कहते हैं, यहाँ पर खाली स्थान अगर है तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा। यह जो नियम है कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, इस नियम को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं। देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है, सबसे पहला जवाब किसका आता है, हम उसका नाम लेंगे। सबसे पहला जो 3 बच्चे होंगे उसका हम नाम लेंगे। स्नेल का नियम, सर्वेश का आया है सबसे पहला जवाब, सबसे पहला आया है सर्वेश का। और दूसरा आया है MMM दीपक स्टडी, वाह क्या बात है, दीपक स्टडी का आया है। और रविंदर कौशिक का आया है। चलिए भाई, उसके बाद चंद्रभूषण का आया है, उसके बाद सुनील पंडित का आया है, उसके बाद रविंदर कुमार, राजकिशोर सिंह, उसके बाद अंकित कुमार, जितेंद्र कुमार, उसके बाद रंजीत सहनी, उसके बाद मनीष कुमार,
उसके बाद टारगेट बोर्ड आंचल तिवारी बिल्कुल सही जवाब है। सोनम का आया है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का अब आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का अब आ रहा है। स्नेल का नियम कहते हैं, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। आप लोग को याद करवाया गया है। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो जवाब क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है ना, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है ना, जवाब हो जाएगा हीरा। डी ऑप्शन सही जवाब होगा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। चलिए, 36 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी उत्तल को, अपसारी अवतल को, आपको पता है, तो अभिसारी उत्तल लेंस को कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए, 2020 और 2022 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता का मात्रक बच्चों क्या होता है? डायऑप्टर होता है ना, अंग्रेजी में पावर बोलते हैं, पी से सूचित किया जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? हाँ, लेकिन इसको अगर ऐसा ही मात्रक लिखेंगे ना तो डी से सूचित किया जाएगा, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि पी से। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, यह 2019 में और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, याद रहेगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आगे बताइए, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? आपको बताए थे निर्वात, वायु, कांच और जल, चार माध्यम बताए थे ना। चारों में सबसे ज्यादा प्रकाश किस में था? प्रकाश का स्पीड सबसे ज्यादा किस में था? निर्वात में था। उसके बाद वायु में था। तो देखिए, निर्वात ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हवा तो ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन सही जवाब होगा, ए ऑप्शन सही जवाब होगा। समझ गए? चलिए, 10 क्वेश्चन और है बच्चों, 10 क्वेश्चन और है। चलिए फटाफट से, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? किस लेंस का? देखिए, दर्पण नहीं कह रहा है, लेंस कह रहा है बच्चों, तो किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर नहीं, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस तो नहीं करेंगे, जब करेंगे तो उत्तल लेंस करेंगे, लेकिन 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस करेंगे, सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को ना आप एकदम रट लीजिए, बार बार पूछता है, समझ गए ना, रट लो एकदम, जितना हो सके बच्चों इस क्वेश्चन को रट लो, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछता है। और जवाब ध्यान रखना है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। और जब यह ऑप्शन देगा तो सी नंबर में ही देगा, ए बी और डी में नहीं देगा, सी नंबर में ही यह ऑप्शन देता है। इसको रट लो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8, 8 छूट गया है यहां पर, 3 गुने 10 के पावर 8 हो जाएगा, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 8 क्वेश्चन और बच गया है, जल्दी जल्दी से देख लेंगे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, बच्चों एफ बराबर 20 सेंटीमीटर, तो कह रहा है इसकी क्षमता क्या होगा? पी बराबर आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए क्या होगा जवाब। पी बराबर आपको पता है, जब वैल्यू सेंटीमीटर में रहे तो जवाब होता है पी बराबर क्या? जब वैल्यू सेंटीमीटर में रहे तो पी बराबर 100/f होता है, यानी 100/f, तो 100/20 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? 5, 5 क्षमता है तो 5 डाइऑप्टर, 5 डाइऑप्टर, देखिए तो उत्तल लेंस है ना, तो 5 डाइऑप्टर, सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन बताइए, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लेंस बनाने के लिए हम लोग जल का प्रयोग करते हैं, कांच का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, मिट्टी का प्रयोग बच्चों नहीं करते हैं, मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2016 का क्वेश्चन है, बताइए 2016 में भी, और साथ ही यह क्वेश्चन 2023 वाला में भी हम आपको बताए थे, याद है, 2023 में भी बताए थे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, बी ऑप्शन सही होगा, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? सिर्फ काल्पनिक किसके द्वारा बनेगा? जवाब हो जाएगा बच्चों, जवाब हो जाएगा उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है? सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, देखिए उत्तल में तो काल्पनिक और वास्तविक दोनों बन सकता है, अवतल में भी काल्पनिक और वास्तविक दोनों बन सकता है। सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल में बन सकता है जी। 45 का बी ऑप्शन देखिए तो सही होगा, 45 का बी ऑप्शन देखिए तो सही होगा।
देखिए तो कौन सा होगा इसका, हमारे ख्याल से ना इसका बी ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस में जब भी प्रकाश का प्रतिबिंब बनेगा, देखिए प्रकाश का प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो मान लिया जाए कि प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से गुजरेगा, ठीक है, लेकिन फोकस से आ जाएगा तो प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, नहीं ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। हमें लगता है कि डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। 45 का डी ऑप्शन होना चाहिए, 45 का डी ऑप्शन होगा क्या, देखिए तो जरा एक बार। 45 का डी ऑप्शन होना चाहिए बच्चों हमारे ख्याल से, इनमें से कोई नहीं, देख लीजिए तो। क्योंकि क्योंकि बच्चों इस तरीके से सोचिए, अगर मान लिया जाए कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है तब तो इधर चल जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है तो डॉट डॉट से पीछे हम लोग बना लेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये फोकस से होकर कहीं किरण जा रहा है, ठीक है ना, तो प्रधान अक्ष के तो समांतर होना पड़ेगा, और जब प्रधान अक्ष के समांतर होगा तो चाहे तो इसका प्रतिबिंब ऊपर नीचे बनेगा, तो इसलिए हमारे ख्याल से ना इसका डी ऑप्शन सही होना चाहिए, डी ऑप्शन, ठीक है ना। डी या बी में कंफ्यूजन है हमें अभी भी, समझ गए ना, डी या बी, लेकिन ज्यादातर चांस है कि डी ही होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, कौन सा होगा, हाँ, इस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल, अवतल पर हमें डाउट जा रहा है, ठीक है ना, अवतल पर बच्चों हमें डाउट जा रहा है। ऐसा करिए आप लोग अवतल ही लगाइए, आप लोग ना अवतल ही लगाइए, हालांकि आप लोग बाद में भी इसको देख लीजिएगा, लेकिन 90% चांस है कि ये अवतल ही होगा, 90% चांस है कि अवतल ही होगा, क्योंकि अवतल में जब भी बनेगा तो फोकस पीछे बनेगा, और पीछे बनेगा, 100% कर लीजिए भाई, ठीक है ना, 100% कर लीजिए, सही है, अवतल ही होगा, ठीक है ना, अवतल ही होगा, बिल्कुल सही जवाब, 45 का बी ऑप्शन सही होगा, 45 का बच्चों बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना, 45 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बताइए, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ध्यान रखिएगा, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है। चलिए अगला बता दीजिए, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस ऐसा होता है ना, बीच का भाग मोटा किनारे का भाग पतला, यानी कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, सी ऑप्शन सही होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है, देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में क्या है, मोटा है, ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला बताइए 48, कह रहा है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा जाए। एक बात आप लोग हमेशा बार बार ध्यान रखिएगा, अगर जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा अगर प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को हम लोग कहां पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे बच्चों, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट ही है ना, और है कितना क्वेश्चन है टोटल अभी, ओ टोटल 51 है, 51 क्वेश्चन है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, आवर्धित मतलब बड़ा और काल्पनिक मतलब वर्चुअल, तो बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा, बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनेगा जब प्रकाशिक केंद्र और यानी कि लेंस और फोकस के बीच रहेगा, बी ऑप्शन सही जवाब होगा, लेंस और फोकस के बीच रहेगा ना तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। हम आपको बताए थे इस तरीके का प्रतिबिंब शायद बच्चों हम आपको बताए होंगे। यहां पर मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र O है, यहां पर F है, यहां पर अगर वस्तु का प्रतिबिंब रखा गया है, यहां से जाएगा, ठीक है, यहां से जाएगा और क्या होगा, ये फोकस होकर के गुजरेगा और एक सीधे यहां से निकल जाएगा और दोनों डॉट 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 से ऊपर या जाकर के क्या हो जाएगा, मिलेगा, और जहां पर मिलेगा वहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, जो कि सरल सूक्ष्मदर्शी का भी एक प्रतिबिंब था, सरल सूक्ष्मदर्शी का ये रेखा था, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का स्थिति था, तो जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए 50वां नंबर बता दीजिए, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन सही होगा। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, उत्तल लेंस, बी ऑप्शन सही होगा। और अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर, जैसे मान लिया जाए कि ये लेंस है, मान लिया जाए कि यहां एक बिंदु है, यहां से वस्तु यहां से प्रकाश का किरण निकला, किसी लेंस से अपवर्तित होकर यहां से अपवर्तित हुआ
और जिस बिंदु पर मिला, ये बिंदु पर मिला, तो इसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? सी ऑप्शन सही जवाब होगा, फोकस कहते हैं। यानी किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। सी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के 52 क्वेश्चन हम आपसे, नहीं सॉरी 51 क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं। उधर जो भी हम पूछे थे 2023 वाला क्वेश्चन था, इधर सब क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन जो कि अभी 2012-13 से लेकर के अभी तक, यानी कि प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन हम लोग देख लिए, ठीक है ना। पिछले 10 साल का क्वेश्चन हम लोग रिवाइज कर लिए, 10 से ज्यादा, पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक हम लोग देख लिए, ठीक है। एकदम स्ट्रीम लेवल का तैयारी करवा देंगे इस बार आप लोगों को। बस एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखते जाइए। प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर हम आप लोग को क्या करवा दिए? सॉल्व करवा दिए। अब बताइए 51 में से कितना क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग किए हैं? बच्चों अगर नंबर देने का बारी आ जाए तो कितना बटा 51 आएगा? जल्दी से बताइए, कितना बटा 51 आएगा? कितना क्वेश्चन का सही जवाब किए हैं? एकदम सही सही बताइएगा। कम से कम हमें पूरा भरोसा है कि 45 प्लस तो जरूर हुआ होगा। बताइए तो 45 प्लस तो जरूर हुआ होगा। 45 प्लस तो जरूर हुआ होगा। 45 प्लस तो बच्चों जरूर आया होगा, ठीक है ना। वाह क्या बात है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे शेर और मेरी प्यारी शेरनिया, पापा की परी और मम्मी का मगरमच्छ, सब लोग जल्दी जल्दी से बताओ कितना कितना क्वेश्चन सही किए हो। सर लास्ट का बी होगा। लास्ट क्या है रे भाई? लास्ट क्या है? किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं बबुआ। प्रकाशिक प्रतिबिंब बिंदु नहीं होगा। लास्ट का बी होगा सर, लास्ट का सी होगा, ध्यान रखना, लास्ट का सी होगा। चलिए फटाफट से बताइए। 48 सर, 47 सर, 48, हाँ 47 48, यानी कुल मिलाकर के अगर एवरेज देखा जाए तो 45 से 50 के बीच में सबका सही है। 45 से 50 के बीच में सबका सही है। क्यों ना जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको हम रिपीट कर लें, क्यों ना जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको हम लोग याद कर लें ताकि आगे से गलती ना हो। तो सारे बच्चे बताइए, प्रॉमिस करिए, सारे बच्चे प्रॉमिस करिए कि जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसे आप लोग कम से कम 10 बार याद करेंगे। प्रॉमिस करिए बच्चों, प्रॉमिस करिए कि जो क्वेश्चन गलत हुआ है कम से कम आप उसे 10 बार याद करेंगे। जल्दी से प्रॉमिस करिए तो आप लोग, प्रॉमिस करिए। जो क्वेश्चन गलत हुआ है कम से कम आप उसे 10 बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉमिस रहा ना? प्रॉमिस रहा ना? चलिए भाई सारे बच्चे हमारी प्रॉमिस कर रहे हैं। और सारे छोटे भाई जब बड़े भाई से प्रॉमिस करते हैं तो उसे पूरा किया जाता है। प्रॉमिस झूठा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना। और कल सुबह में बच्चों 9 बजे तैयार रहना। कल सुबह में 9 बजे, ठीक है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग, कल सुबह में, चलो हिंदी में लिख देते हैं, कल सुबह में, कल सुबह में आप लोग 9 बजे तैयार रहना। 9 बजे कल सुबह में बच्चों 9 बजे तैयार रहना। 9 बजे आप लोग का हम हिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि एकदम लाजवाब। आप लोग को हिस्ट्री पढ़ के हमसे बहुत मन लगता है ना, तो फिर हिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, तो आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाए, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।